आज भी ऐसे लोग हैं जो कि भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर हम बात करें आज के डीडी मॉर्निंग शो के हमारे पहले मेहमान की, तो वो भी एक ऐसी शख्सियत है जो भारत की संस्कृति को और भारत का जो थॉट प्रोसेस है उसको अपने डिजाइन्स के माध्यम से विश्व के मंच पर दिखा रही हैं। बिल्कुल, आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सावेरी राज जी, जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं और जिन्होंने भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है। नमस्कार सावेरी जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक अलग विषय पर, है ना। फैशन के बारे में बात करेंगे, आपकी जर्नी के भी बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल मंचों पर आपने भारत के डिजाइन्स को अपने माध्यम से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर आपकी जर्नी की बात करें, एकेडमिकली आप हमेशा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही। जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट कॉलेजेस हैं सेंट स्टीवंस, वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ से फैशन की ओर कैसे मुड़ गई? फैशन का जो ये कीड़ा था वो हमेशा से था आपके अंदर? आई थिंक हमेशा से ही था मेरे ख्याल में, बिकॉज मैं जब स्कूल में भी थी तो मेरी ड्राइंग बहुत उसको सराहा जाता था, और जो आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे अक्सर मैं उनमें भाग लेती थी, और जीतती भी थी कई बार नहीं भी जीतते थे। फिर वही वो माइंडसेट की बात होती है, जैसे अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि एक सिक्योर सेफ करियर की तरफ बढ़ें, तभी इकोनॉमिक्स हो गया। बट होना तो एंड में आई थिंक फैशन डिज़ाइनिंग ही था, जो स्टार्टिंग से कुछ थे साइंस, जैसे कि सभी फैमिली मेम्बर्स मुझसे ही अपने कपड़े सिलेक्ट करवाते थे किसी भी फंक्शन के लिए या शॉपिंग के लिए। और इंटरेस्ट भी शुरू से बहुत आर्टिस्टिक चीज़ों में था, और इतना इकोनॉमिक्स वगैरह में नहीं था, वो बस कर लेते थे। लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट था जिसने आपको कहा कि नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन मुझे करना फैशन डिजाइनिंग है और मुझे उसी में अपना करियर बनाना है? कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था क्या? एक्चुअली ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था भी और नहीं भी था। एक पल नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय था जब वो रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रही थी। मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लग गया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं, दोनों IRS रहे हैं। मुझे ग्रेजुएशन करते समय लगता था कि शायद मुझे भी वही करना चाहिए, एक लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाली बात होती है। लेकिन मुझे वो करते करते रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए नहीं बना, एंड मेरे भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसी कोई चीज़ करूं जिसमें मैं दुखी रहूं। वो चाहेंगे कि मैं जो भी करूं खुशी से करूं, अपना बेस्ट देके करूं। वेल, क्रिएटिविटी को चुनना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि बिल्कुल जनरली पीपल प्रेफर द सेफ जॉब, क्योंकि पढ़ाई किया जॉब किया है ना। बट आपने फैशन चुना है, तो वो जो करेज है वो आपने जो वक्त के साथ डेवलप किया होगा, उसमें अभी तक की जर्नी में कितना बढ़ोतरी है? आई थिंक जब मैं पहली बार फैशन कॉलेज में, हमारा एक सब्जेक्ट होता है फैशन इलस्ट्रेशन, तो मेरा दूसरा तीसरा दिन ही था कॉलेज का। उन्होंने मेरी होमवर्क वाली शीट पे जिस पे मैंने ड्राइंग की हुई थी वो ऐसे फाड़ के कूड़े में डाल दी। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, इसमें अगर ऐसे कंटिन्यू करना है तो रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, हार्श वर्ड्स, इन सब की आदत डालनी ही पड़ेगी। हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपकी कुछ डिजाइन्स भी और डिजाइन्स आपके और काम को फोटोज भी। बहुत सारी फेमस मॉडल्स को आपने
ड्रेस किया है और बहुत आपके खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। अच्छा, आपके डिज़ाइंस की बात करें तो आपके डिज़ाइंस में ना एक बड़ा एक यूनिक सी बात है, वो ये है कि आप खुद को, मुझे लगता है कि रिप्रेजेंट करने का मौका जो है वो देती हैं कि आप खुद क्या हैं, है ना? ऐसा मुझे लगता है जब मैं आपके डिज़ाइंस देखती हूँ। मेरे लिए ये सेल्फ एक्सप्रेशन का एक माध्यम है। और जो भी कलेक्शन होती है, चाहे स्प्रिंग की कलेक्शन हो, चाहे विंटर की कलेक्शन हो, जो मेरा उस टाइम पे थॉट प्रोसेस होता है वो कलेक्शन की थीम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बट जैसे ये इंडस्ट्री बहुत ही स्पीड और उस पर डिपेंड करती है, रेप्लिकेशन पे, तो आप वो ओरिजिनलिटी कैसे मेंटेन करती हैं? हम वो स्पीड वाले फास्ट फैशन वाले गेम में जाते ही नहीं हैं, बिकॉज़ वो हम compete ही नहीं कर सकते शीन वगैरह से, इन फास्ट फैशन जायंट से। ये इनके मल्टीनेशनल ऑपरेशंस हैं। अभी तो हम इवन एज एन इंडियन ब्रांड अभी बहुत छोटा है, अभी स्टार्ट हुए 2-3 साल ही हुए हैं। इनफैक्ट कई ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो मैं कह सकती हूँ डिज़ाइनिंग में मेरे सीनियर्स हैं, ध्रुव कपूर, कनिका गोयल, जिनका अब सेटअप इंटरनेशनल जा चुका है काफ़ी हद तक। बट अभी हमारा सेटअप स्मॉल है, तो हम कम स्टाइल्स निकालते हैं कलेक्शन में, और उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि, और उनको कॉपी करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पैटर्न टाइम और मेकिंग टाइम ही इतना होता है कि जो कॉपी भी करेगा वो सारे फीचर्स नहीं कॉपी कर सकता, क्योंकि उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी कॉपी करने वाले की। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जब हम डिज़ाइंस की बात करते हैं तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन का एक मौका देता है आपको कि आप कैसे फील कर रही हैं, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं, वो आपके डिज़ाइंस में नज़र आता है। और शायद यही कारण है कि जैसे आपने कहा कि कॉपी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो आपका अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है। लेकिन एक बात है सावित्री जी कि जब हम डिज़ाइनर्स की बात करते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ किसी के शरीर को देख के उसके लिए कपड़े डिज़ाइन करना नहीं है? देयर इज़ ऑल्सो अ थॉट दैट इट प्रोवोक्स, एक मैसेज भी है जो वो देना चाहता है। ये तो सदियों से रहा है। अगर हम एंशिएंट रोम की भी बात करें तो वहाँ पे जो राजे रजवाड़े थे, उन्हीं के लिए रिजर्व था पर्पल कलर का ड्रेस, रॉयल्टी के लिए था। हाँ, क्योंकि वो डाई बड़ी महंगी होती थी। तो फैशन एक तरह का स्टेटस सिग्नलिंग मीडियम, एक तरह का सेल्फ एक्सप्रेशन मीडियम भी यही रहा है। अब जैसे हम अगर मान लें कि आप हैं और आपके पास, दोनों के पास एक ही तरह की संपत्ति है, लेकिन आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उनसे बहुत अलग हो सकते हैं ना। तो बात सिर्फ स्टेटस की नहीं होती, पर्सनल प्रेफरेंसेस की भी होती है। आपकी पर्सनालिटी में कुछ लोग कंफर्ट ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कुछ लोग स्टाइल ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मुझे अभी फैशन में काम करते हुए 6 साल हो गए हैं, बट मैंने कभी भी हाई हील्स नहीं पहनी, बिकॉज मुझसे पहनी ही नहीं चाहिए। सेम विद मी, मैं भी नहीं पहन पाती, बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मुझे पहननी नहीं पड़ती है। वेल, कुछ आपके डिजाइन्स हैं जिसकी हम एक क्लिप देखना चाहेंगे, तो प्लीज। वाओ, लंदन फैशन वीक, पेरिस, मिलान, ये ग्लोबल एक्सपोजर। आप अभी कह रही हैं कि मैं नहीं हूँ, छोटी ब्रांड है आप कह रही हैं, लेकिन आपने इतना ह्यूज एक्सपोजर लिया है। वो ग्लोबल एक्सपोजर कैसा फीलिंग था? काफ़ी अच्छा लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे अभी पिछले महीने एक B2B इंडस्ट्री इवेंट होता है हमारा पेरिस में, तो उसके लिए शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी। 1700 इंडियन ब्रांड्स ने अप्लाई किया और 9 सिलेक्ट हुए, जिसमें से मेरा ब्रांड एक था। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी फिर जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि जो लोग थे, जो बाकी एग्जिबिटर्स थे,
उनकी एज भी मुझसे 5-10 साल ज़्यादा ही थी, तो उस वे में भी मतलब जब मैंने ट्रांजिशन किया था इकोनॉमिक्स से फैशन में, मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने बैचमेट से या बाकी लोग जिन्होंने सीधे 12th क्लास के बाद फैशन डिज़ाइनिंग कर लिया, उनसे कहीं पीछे रह जाऊंगी, मेरी टाइमलाइन लाइफ की थोड़ी चीज़ें पीछे चल रही हैं। बट अब ऐसे रियलाइज़ होता है कि ये सब टाइमलाइंस हमारे माइंड में ही होती हैं। वो नर्वसनेस तो एक मोटिवेशन का जरिया है। हाँ। नहीं, पर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जैसे कि आप किसी, मान लीजिए किसी एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, जैसे आपने कहा अच्छा बहुत लगता है, अच्छा लगना एक तरफ है, लेकिन उस अच्छे लगने के साथ साथ दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि काम कितना करना होता है आपको, सिर्फ डिज़ाइन नहीं और बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से मैनेज होगा इवेंट, कोरियोग्राफी, मॉडल्स, आई एम श्योर बहुत सारा काम होता होगा। किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है ऐसे इवेंट्स में? एक जो पार्ट बहुत लोग स्किप कर देते हैं मेंशन करना, वो ये है कि बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर भी होता है। जैसे अभी मैं लास्ट मंथ गारमेंट्स लेके गई, 50 kg के बैग्स थे। और इस बार कुछ ऐसे सिचुएशंस बने कि मेरी फैमिली के साथ कोई मेरा फैमिली का कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं चल पाया। तो 50 kg के बैग्स इधर उधर कैरी करना न्यू दिल्ली से वहाँ पे बड़ा ही मुश्किल था। और मुझे तो ऐसे उस टाइम लास्ट डे तक बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि शायद कोई इंजरी हो गई है, एक्सरे कराना पड़ेगा। तो ये भी एक पार्ट होता है। और बाकी आउटरीच एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, अपने काम को खुद ही बढ़ चढ़ के प्रदर्शित करना और अपना खुद सेल्फ प्रमोशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये रियलाइज़ करने में मुझे कुछ समय लगा, बट अब कोशिश जारी है। तो आप मार्केटिंग के लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि आप यू हैव टू बी इनटू द मार्केटिंग ताकि आप थोड़ा इंडस्ट्री में और ग्रो कर सकें? डेफिनेटली। तो हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि आजकल जैसे मान लीजिए दूसरे तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें भी डिज़ाइनर्स जो हैं वो जाते हैं और खुद भी मतलब जैसे अपने ही डिज़ाइंस को कैरी करके कई बार रैंप पे भी चलते हुए दिखते हैं। ये नए नए तरीके हैं, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रही हैं कि आगे कुछ इस तरह का भी करना है, या जैसे आपको क्या लगता है कि ये कितना हद तक सही है अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए? मुझे लगता है कि इसमें अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे तो फिर ये सब में कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज हम अपना ही काम प्रमोट कर रहे हैं, किसी का और कमतर तो नहीं दिखा रहे। और आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन भी कुछ कम ही हो गया है, तो ये सब मेथड्स अपने खुद इवॉल्व करने होते हैं, खुद देखना पड़ता है कि क्या हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वर्कआउट कर रहा है, किससे वो अपना अटेंशन सेंटर कर पा रहे हैं। बट जैसे फैशन पहले ऐसा होता था कि बहुत ही हेवी डिज़ाइंस और एकदम बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत रिप्रेजेंट हो रही हैं ओकेजन वाइज और थीम वाइज, बट अब ऐसा हो गया कि फिल्म्स में जैसे आप देख लीजिए कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होते हैं, बहुत ही बेसिक नॉर्मल कनेक्टिंग विद द रियल ऑडियंस, वैसा कॉस्ट्यूम की तरफ चला गया है अब डिजाइनिंग। आपको लगता है फैशन बदल भी रहा है? काफ़ी बदल गया है फैशन, काफ़ी बदल गया है। एक्चुअली इसकी शुरुआत कुछ हद तक 2000s और 90s में ही हो गई थी कि हम थोड़ा स्टोरी लाइन से कनेक्ट करके, जैसा कैरेक्टर है, कैरेक्टर की पर्सनालिटी स्क्रिप्ट रीड करके कैरेक्टर की पर्सनालिटी समझ के अकॉर्डिंगली उसका जो वार्डरोब है मूवी के लिए वो डिज़ाइन किया जाएगा। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी बहुत इवॉल्व हो गया है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एक थोड़ी सी अलग चली जाती है फील्ड, बट रिलेटेड है। एंड आई थिंक आजकल रियलिज्म का टाइम है, शोज़ वगैरह भी आपके बहुत रियलिस्टिक होने लग गए हैं, तभी OTT नेटफ्लिक्स इतना चलने लग गए हैं। सो मतलब सिर्फ डायरेक्टर्स और एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नहीं पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, स्टाइलिस्ट लोग भी पढ़ते हैं स्क्रिप्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे अभी कह रही थी कि हम फास्ट फैशन में नहीं इंडल्ज करते हैं या उसमें नहीं हम काम करते हैं, जैसे आप शायद साल में 2-3 कलेक्शंस अपने लॉन्च करती हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि धीरे ही सही, मतलब लेकिन क्वालिटी देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेस बट बेटर, इसकी जो फिलॉसफी थी ये आपने शुरुआत से ही फॉलो किया? व्हाई डू यू थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज वंस वी स्टेप आउट ऑफ दिस स्टूडियो
the air we breathe is polluted, the water we drink is polluted, and even though I love fashion as much as I do, I acknowledge that fashion is one of the major pollutants, environment pollutants. तो कहीं ना कहीं हमें भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, सिर्फ ग्रीन वॉशिंग नहीं करनी. ग्रीन वॉशिंग एक टर्म ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ कि ब्रांड्स आजकल अपने क्रेडेंशियल्स ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत परवाह करते हैं, लेकिन असल में वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होता. तो हमें ग्रीन वॉशिंग नहीं करनी है, हमें एक्चुअल में कुछ इम्पैक्ट अपने छोटे वे में करना है. जैसे कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. पर जब हम सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं साविर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पैराडॉक्स भी है ये कि मतलब सस्टेनेबल भी हो और फैशन भी हो? क्योंकि जो हम देखते हैं फैशन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जैसे हर दिन हर 6 महीने में बदलती हुई नजर आती है. हम कोई एक कपड़ा खरीद लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार अब ये फैशन में नहीं है. तो ऐसे में जब आप सस्टेनेबल क्लोथिंग की बात करते हैं तो क्या आपकी फिलॉसफी रहती है, क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है जब अपने डिज़ाइन आप बनाती हैं? मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम थोड़ा ट्रेंड से हट के ही चलें. हम ट्रेंड्स को मोटा मोटी जान ले कि कौन सा कलर चल रहा है, बट बिल्कुल ही उसको उसकी लकीर के फ़कीर ना बन जाए. और इनफैक्ट हमारे काफ़ी ऐसे स्टाइल्स हैं डेब्यू कलेक्शन के जो 3 साल पहले आई थी, 2-3 साल पहले आई थी, जो आज तक बेस्ट सेलर्स हैं बिकॉज़ वो आउटडेट नहीं हुए. उनको बनाते समय, डिज़ाइन करते समय ये एक बहुत मेजर कंसिडरेशन था कि हमें कुछ टाइमलेस बनाना है, एक ऐसा स्टाइल बनाना है. कुछ होते हैं ना क्लासिक स्टाइल्स जो 10 साल बाद भी अच्छे लगते हैं. हाँ, वैसे भी वापस आती हैं डिजाइन्स, इट्स अ सर्कल आई थिंक. और प्लस जैसे जेनजी है, हमारी नई जो जनरेशन है, वो तो कंफर्ट पे बिलीव करती है. फैशन ठीक है बट कंफर्ट भी. तो फैशन प्लस कंफर्ट का जो जोड़ है वो, उस बारे में क्या लगता है आपको कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर करंट जनरेशन, क्योंकि अभी तो वो लोग यही फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक कि हर जनरेशन इवॉल्व भी करती है. अभी ये लोग जो जनरेशन जेड है वो जस्ट वर्कफोर्स एंटर किए. जब उनको वर्कफोर्स में रहे हुए कुछ साल हो जाएंगे तो फिर शायद इतना कंफर्ट की तरफ इंक्लिनेशन खत्म हो जाएगा. नहीं, मैं बिल्कुल एग्री बिकॉज मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी इंक्लिनेशन कंफर्ट की तरफ था. अब रहता है कि प्रोफेशनल अपीयरेंस मेंटेन करना है. तो कंफर्ट फैशन की बात करें तो आजकल आपका जो एक गो टू एक होता है ना कि ठीक है ये है, तो वो आपके लिए क्या है? मेरे लिए फुटवेयर बहुत मैटर करता है बिकॉज हमें एज अ डिज़ाइनर फ्लोर मैनेजमेंट और काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं कभी कभी. तो फिर मेरी एक गो टू चप्पल है बर्किनस्टॉक. उसके अलावा बाकी सब आई कैन एक्सपेरिमेंट विद. क्या बात है. अच्छा, जब आप आपके डिज़ाइंस के बारे में कहती हैं तो आप कहती हैं कि मेरे डिज़ाइंस जो हैं आवोगाद हैं लेकिन वेरिएबल हैं. तो अहेड ऑफ टाइम प्लस वेरिएबल, तो कैसे बनाती हैं, कैसे सोचती हैं उनके बारे में, क्या उसके पीछे की आपकी फिलॉसफी रहती है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड से हट के कुछ ऐसा टाइमलेस बनाने की कोशिश रहती है. और दूसरा मेरा एक ये भी मानना है कि मैं अगर कुछ डिफरेंट नहीं बना रही तो मेरे को कुछ बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो अगर मैं उसी को रेप्लिकेट करती जाऊँ तो फिर मैं बस पोल्यूशन को ऐड कर रही हूँ. मेरा एक यूनिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कोई यूनिक टेक्निक होनी चाहिए उसमें, गारमेंट में कुछ यूनिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. एट द सेम टाइम वो डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए. जो इनफैक्ट मैंने अपने ब्रांड से बनाए हुए कपड़े काफ़ी इवेंट्स पे काफ़ी बार रिपीट किए हैं एंड दूसरे लोगों ने भी किए हैं जो उन्होंने मुझे बताया है. तो हम लोग इसीलिए क्वालिटी पे और डिज़ाइन पे बहुत फोकस करते हैं कि एक गारमेंट को आप एक बार पहन के अपनी अलमारी में टांग दो, ये हम नहीं चाहते बिल्कुल भी. हम चाहते हैं आप उसको बार बार निकालो, बार बार पहनो. तो ये भी एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक स्टेप है. और जैसे आजकल एक बहुत शॉकिंग चीज़ होती है, शॉकिंग तो नहीं है खैर, इतनी कॉमन हो गई है. लोग
देखते हैं इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन कैटलॉग्स देखते हैं, 2-3 हज़ार का देखते हैं और फिर उनको लगता है क्या ही है, मंगवा लेते हैं और फिर वो 1-2 बार पहनते हैं, मशीन वॉश करते हैं, कलर फेड हो जाता है, फेंक देते हैं। वो कहाँ जाता है? वो लैंडफिल में जाता है, पल्यूट कर रहा है वो एनवायरनमेंट। अच्छा, सिनेमा की अगर हम बात करें तो आपको वो कौन सी ऐसी लेटेस्ट अभी फिल्म है जिसके कॉस्ट्यूम्स और जिसकी ना रियलिस्टिक फैशन आपको इंस्पायर किया, या कभी आपको ऐसा लगता है, ये भी लगता है, मैं तुम्हारे सवाल में एक और सवाल जोड़ दूं कि आपको ऐसा भी लगता है कि कभी फिल्म्स के लिए भी डिजाइनिंग करनी है, अभी कभी आपने सोचा, या जो आपकी ब्रांड है रोज 2.11 आपको उसी पे कंसंट्रेट करना है? नहीं, आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करूँगी। एंड मूवीज़ अभी मैंने रिसेंट टाइम में कोई ज़्यादा देखी नहीं है, बट आई थिंक मुझे डियर जिंदगी के आउटफिट्स अच्छे लगे थे काफ़ी। क्या बात है। क्या स्पेशली वैसे डियर जिंदगी वाले में क्या पहना था? मतलब कंफर्ट एग्जैक्टली। आलिया भट्ट इतनी कंफर्टेबल लगती है जो भी वो पहनती हैं। शाहरुख खान उनका नाम लेते ही मेरे तो दिल की एक धड़कन चली जाती है। अच्छा, आपके डिजाइन्स में आप हमेशा कहती हैं कि पैटर्न मेकिंग जो है वो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, तो रोज 2.11 में आप किस तरह से उसे ट्रांसलेट करती हैं? जो हमारे कट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम होता है, अब हमारे एम्ब्रॉयडरी और सरफेस टेक्निक्स में हल्का हल्का हम करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, बट मेन तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है और अच्छी फिटिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें पैटर्न मेकिंग ही इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक और पैटर्न में इंक्लूड होता है कलर ऑफ द आउटफिट। तो आजकल तो दुल्हन को मैं देखती हूँ बिल्कुल एकदम प्लेन पीच वाइट वो वाले कॉस्ट्यूम्स ज़्यादा दुल्हन के चल गए। उस बारे में आपको क्या लगता है कि ये दिस इज अ गुड चेंज? और क्योंकि पहले रेड और ग्रीन वर बेटर, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है पर्सनली। आपको भी ऐसे ही लगता है? हाँ, क्योंकि वो ब्राइट रेड और ब्राइट ग्रीन जो हुआ करते थे वो बेहतर थे। एंड बात ये भी है कि जो हमारा कल्चर है उसमें रेड फर्टिलिटी से एसोसिएटेड है, रेड मैरिज से एसोसिएटेड है, और ये वाइट जो है वो हमारे कल्चर में सोब्राइटी से एसोसिएटेड है। इसीलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है कि लोग पेस्टल्स में क्यों इतना जा रहे हैं वेडिंग आउटफिट्स के लिए, बट सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे आई हैव द सेम अप्रोच एज यू। आई वुड लाइक अ डीप रस्ट और रेड वेडिंग लहंगा। अच्छा, आपने सेलिब्रिटीज़ को जब हम डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो उर्फी जावेद का भी एक कॉस्ट्यूम आपने डिज़ाइन किया था। तो उर्फी जावेद वैसे ही बहुत मतलब चर्चाओं में रहती हैं, तो जब उनके लिए आपने डिज़ाइन किया तो क्या ख़ास बात रखी आपने मन में? कि उनकी पर्सनालिटी से जो कनेक्टेड हो और उनकी पर्सनालिटी है, और प्लस उनके शो के थीम के साथ भी हमें बताया गया था कि उनको हमें ब्रीफिंग मिलती है जब भी हमें किसी के लिए गारमेंट सोर्स करना होता है या कस्टम भी डिज़ाइन करना होता है, एक ब्रीफिंग रहती है कि इस पर्पस के लिए। हमें पता था कि उनको अपने अमेज़ॉन प्राइम के शो के लिए चाहिए और थोड़ा सा फॉर्मल लुकिंग चाहिए, बट बहुत ज़्यादा प्लेन और बोरिंग भी नहीं चाहिए उनको। तो उस चीज़ों को माइंड में रखते हुए फिर हमने उनके स्टाइलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया, कुछ स्केचेस शेयर हुए बैक एंड फोर्थ। फिर उनके स्टाइलिस्ट ने उर्फी को दिखाया, फिर उनका जब गो हेड मिला फिर हमने उसको बनाना स्टार्ट किया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर उसको स्टाइलिस्ट ने एक पर्सनल टच दिया, जैसे हमने उसमें टाई नहीं प्रोवाइड की थी, बट लास्ट मोमेंट पे स्टाइलिस्ट और उर्फी को लगा कि एक शर्ट और टाई के साथ इसको पेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले हमें बताया कि डीप नेक चाहिए कुछ ऐसा, फिर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब हैंड इन हैंड ही जाता है आई गेस।
अच्छा, एज अ फैशन डिजाइनर मान लीजिए आप मुझे देख रही हैं या दिव्या को देख रही हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह का हमारी पर्सनालिटी है, जिस तरह का हमारी बॉडी टाइप है, हमें किस तरह के कपड़े जो है वो चूज करने चाहिए? समर आने वाला फैशन है, डिजाइनर की नजर से बताइए। वी नीड इट, समर आने वाला है, वी नीड योर टिप्स। आई थिंक जिसमें आप अपना कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आप अपना बेस्ट फील करें और ट्रेंड्स की तरफ ना जाके जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए, आपको कंफर्टेबल फील कराए। जैसे मैं अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आई अवॉइड वेयरिंग ट्राउजर्स बिकॉज I feel that it makes me look bigger than I am, and it does not give me that sense of confidence. इसीलिए मैं विंटर्स में ही ट्राउजर्स पहनती हूँ जब बहुत घोर विंटर्स होती हैं। अदरवाइज स्कर्ट्स, ड्रेसेस, तो ये पर्सनल स्टाइल, एक पर्सनल चॉइस होती है। मुझे ऐसे लूज क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। और मुझे तो वाइब्रेंट चमकदार कपड़े पहनना पसंद है जो थोड़ा अलग दिखे। आई एम टॉल तो मुझे अलग से दिखना पसंद है। वैसे ही दिख जाती हो but भीड़ still, में, still. ऐसे नहीं देखना पड़ता हमें दिव्या को, हम अगर ऐसे देखें तो हमें दिव्या दिख जाती है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप भारत को एक ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करती हैं तो किस तरह से भारतीयता को आपके डिजाइन्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं स्टीरियोटाइप्स में बिना टच किए? स्टीरियो एक तो ये तो सदा से सभी जानते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल्स की बात ही अलग है। बिल्कुल। तो लेकिन हम वो उन टेक्सटाइल्स को यूज़ भी करते हैं और स्टीरियोटाइप से हटके हम बहुत कॉम्प्लेक्स टेलरिंग में चले जाते हैं। इसीलिए वो एक मेरा भी पर्सनल उसमें हॉलमार्क आता है। और वो जो देसी टेक्सटाइल्स हैं उनकी तो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जो हमारे यहाँ फैब्रिक मिलता है ना, आप सेम फैब्रिक बाहर देखने जाओगे तो आपको 3-4 टाइम्स प्राइस में मिलेगा, एंड फिर भी मुश्किल ही है कि सेम क्वालिटी मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, अगर कोई आपके ही जैसे आप कई वर्षों पहले थी, एक सेंट स्टीवंस की अगर कोई एक लड़की, कोई एक लड़का है जो सीक्रेटली सोच रहा है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो उस यंग स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस देंगी? मैं ये एडवाइस दूंगी, पहले अपना कोर्स ख़त्म कर लो उसके बाद कर लेना अप्लाई। हाँ। और आप एक वो रिजेक्शन के लिए और क्रिटिसिज्म के लिए एक एपेटाइट भी होनी चाहिए फिर, क्योंकि इवन टिल दिस डेट आपने जो जो अच्छी चीज़ें मेंशन की, अभी भी होता है कि कुछ चीज़ें हम ट्राई करते हैं, हमारा उसमें नहीं होता है सिलेक्शन। So it's a part of life. Rejection, success, they go together. So you shouldn't be too bothered by either. वंडरफुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सावेरी जी। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और मैं तो बहुत इंस्पायर भी हो गई हूँ क्योंकि कई बार हम भी सोचते हैं कि अरे ऐसे ड्रेस करना है, ऐसे ड्रेस करना है, बट आई थिंक आपको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या हैं, है ना? मुझे लगता है आपकी जो भी आपके आउटफिट है वो अपने आप मैच कर जाएगा, है ना? थैंक यू very सो much. मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के जीवन के लिए और करियर के लिए भी। Thank you. बहुत अच्छा लगा।